चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दो प्योर पाइथन ड्राइवर आते हैं माई एसक्यूएल के। पहला आपका आता है माई SQL कनेक्टर और दूसरा आपका पाई माई एसक्यूएल। किसी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं पाई माई एसक्यूएल के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं किसी के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो जब भी हम कोई भी पाइथन के प्रोग्राम से क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें यहाँ पर पहले इंप्लीमेंट करने होंगे। सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें क्या करना होगा, हमें जो ड्राइवर के स्पेसिफिक मॉड्यूल है वो हमें इंपोर्ट करना होगा। फिर सेकंड स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप आएगा, तो कुछ स्टेप्स आएंगे। उन स्टेप्स को एक बार पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या स्टेप्स हमारे होंगे। स्टेप्स ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग कनेक्टिविटी इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो पहला स्टेप होता है हमारा, पहले स्टेप में जो भी आपका डेटाबेस है उसका जो ड्राइवर मॉड्यूल है वो आप पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट डीबी स्पेसिफिक ड्राइवर मॉड्यूल। तो अगर आप ओरेकल डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो ओरेकल डेटाबेस का भी हमारा पाइथन ड्राइवर आता है, CX_Oracle करके आता है। इसी तरह से अगर आप SQL सर्वर के साथ जाना चाहते हैं तो SQL सर्वर का भी पाइथन ड्राइवर आता है। तो जो भी डेटाबेस हमारे हैं और पाइथन के साथ उनका आप कनेक्टिविटी चाहते हैं तो उस डेटाबेस का पाइथन ड्राइवर आप सर्च करेंगे और उसका जो मॉड्यूल है वो आपको इंपोर्ट करना है। तो पहले उसे पिप इंस्टॉल करेंगे, फिर उसे इंपोर्ट करेंगे जैसे हमने कल करा था। ये जब हो जाता है उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है कि जो भी आपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है उस डेटाबेस के साथ अपना एक सेशन क्रिएट करिए। सेशन क्रिएट करिए या कनेक्शन बनाइए। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप जीमेल को लॉग इन करते हैं, उसके बाद आप जीमेल पर मेल पढ़ सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर आप लॉग आउट हो जाते हैं। ऐसे ही आप किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन करते हैं, अपना बैलेंस चेक करते हैं, अदर जो भी एक्टिविटीज है वो आप करते हैं, फिर आप लॉग आउट या साइन आउट हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब आप डेटाबेस के साथ क्वेरी चलाते हैं तो आपको डेटाबेस के साथ एक सेशन बनाना पड़ता है, एक इंटरवल। सेशन कौन होता है? एक इंटरवल। उस इंटरवल पर ही आप डेटाबेस को यूज कर पाएंगे। डेटाबेस एक कॉस्टली रिसोर्स होता है, ये हमेशा आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। तो आप जब डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो आप उसको क्या बोलते हैं, मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करें। और जब आप अपनी एक्टिविटीज कर लेते हैं, मतलब अपनी एसक्यूएल क्वेरीज जितनी चलानी थी चला दी, उसके बाद फिर आप लॉग आउट करते हैं डेटाबेस को, जिसको क्या बोलते हैं, कनेक्शन क्लोज करना। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है कि आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं, क्रिएट कनेक्शन। तो डेटाबेस के साथ क्या करेंगे, कनेक्शन को क्रिएट करेंगे। तो ये हम करना जानते हैं। ठीक है, यहां तक के दो स्टेप्स मैंने कल भी करे थे। चलो एक काम करते हैं, साइड बाय साइड करते हुए भी चलते हैं, जिससे कि जो स्टेप्स हैं जो मैं लिख रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं वो सिंक्रोनाइज होते रहेंगे साथ ही साथ। तो पहला स्टेप इंप्लीमेंट मैंने कर दिया है यहाँ पर। पहले स्टेप में आपका इंपोर्ट हो गया ड्राइवर मॉड्यूल। कनेक्शन हम बना लेते हैं, SQL.connect host इक्वल टू लोकल होस्ट यूजर रूट, उसका पासवर्ड किया है रूट। पोर्ट नंबर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट 3306 अज्यूम कर लेगा। डेटाबेस, जिस डेटाबेस के साथ आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं उस डेटाबेस का नाम 5327। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, कनेक्शन बनकर तैयार हो गया। अब उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप ये कहता है कि आपका
कनेक्शन बन जाने के बाद आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जो आपका क्वेरी को एग्जीक्यूट कर पाए। आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा डेटाबेस का जो आपकी क्वेरी को लेकर प्रोग्राम से कहाँ जाए, क्वेरी को लेकर प्रोग्राम से आपके ड्राइवर तक जाए और ड्राइवर से फिर वो आगे पहुंच जाएगा। कनेक्शन का बनना मतलब एक पाथ आपका तैयार हो गया। कनेक्शन का बनना मतलब आपका एक पाथ तैयार हो गया। मतलब अगर आप इसको एक रियल टाइम एनालॉजी से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है तो इसे मान लो प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है समझने के लिए, और ये हमारा डेटाबेस है और आपको जाना है। आप कौन है? आप इक्विवेलेंट हो गए किसके? क्वेरी के। यानी कि हमें पाइथन के प्रोग्राम से एसक्यूएल को लेके जाना है डेटाबेस में। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पहले एक रोड चाहिए, रास्ता चाहिए, है ना। तो आपके पास एक रोड आ गया, यहाँ पर एक रोड बन गया, यानी कि एक पाथ बनकर तैयार हो गया। ठीक है, एक रास्ता आपने ढूंढ लिया कि मैं इस रास्ते से यहाँ तक जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह से जब प्रोग्राम से एसक्यूएल जाती है डेटाबेस में तो पहले प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में क्या बनता है? कनेक्शन क्रिएट होता है। उस कनेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? उस कनेक्शन का एनालॉजी क्या हो गया? पाथ बन गया। तो ये बन गया मेरा एक कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन तैयार हो गया। अब इस रोड पर जो पाथ है, जो पाथ तैयार हो गया है, यहां से यहां तक आप जाएंगे, तो आप जाने के लिए कोई व्हीकल यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको एक व्हीकल चाहिए होगा, है ना। ये मत कहना पैदल भी जा सकते हैं, तो एक एनालॉजी है जस्ट समझाने के लिए। तो एक व्हीकल मैंने यहाँ पर यूज करा, उस व्हीकल में बैठकर मैं यहां से यहां आसानी से जा सकता हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन तैयार हो गया, लेकिन एसक्यूएल को ले जाने वाला क्या चाहिए? मुझे एक व्हीकल चाहिए। तो जब तक वो व्हीकल नहीं आएगा तब तक पाथ तैयार है, रास्ता तैयार है प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में, लेकिन क्वेरी को ले जाने वाला, क्वेरी को ट्रेवल कराने वाला कोई मुझे चाहिए। और जो यहाँ पर व्हीकल का रोल प्ले कर रहा है इस एनालॉजी में, उसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? यहाँ बोलते हैं कर्सर। कर्सर ऑब्जेक्ट। जो लोग जावा से बिलोंग करते हैं इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट या कॉलेबल स्टेटमेंट। ठीक है, तो वही चीज पाइथन के अंदर कर्सर कहलाती है हमारी। तो तीसरा स्टेप क्या है? कर्सर क्रिएट करना। ठीक है, अब आप बोले सर सीधा कर्सर ही ना बना दें, तो मैं आपसे यह कह दूं रोड क्यों बनाया आपने? सीधा व्हीकल ले आओ। कैसे लेके जाएगा जब तक पाथ नहीं होगा? व्हीकल किसी पाथ पे ही तो चलेगा, है ना। इसी तरह से कर्सर डायरेक्ट नहीं बन सकता। कर्सर को बनाने से पहले कनेक्शन आपको चाहिए होगा। अब ये जो कर्सर है, ये कर्सर आपकी एसक्यूएल को लेके जाएगा प्रोग्राम से डेटाबेस, और डेटाबेस से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी, इसको इस तरह से आप यहां पर समझेंगे कि ये जो आपकी एसक्यूएल है, इस एसक्यूएल को यहां पर आपका जो कर्सर ऑब्जेक्ट है, ये आपका कर्सर ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपकी एसक्यूएल को अपने अंदर बैठाकर लेकर जाएगा प्रोग्राम से डेटाबेस में। और ये जो कर्सर हमारा ट्रैवल होगा वो किस पर ट्रैवल होगा? कनेक्शन पर ट्रैवल होगा। ठीक है, और डेटाबेस में क्वेरी एग्जीक्यूट करा के जो रिजल्ट बना है वो रिजल्ट भी किसको मिलेगा? कर्सर को ही मिलेगा। और कर्सर वापस किसको दे देगा? रिजल्ट अपने प्रोग्राम को दे देगा। यानी कि जो एक्चुअल हमारा एक कह सकते हैं मिडिल, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, एक मीडिएटर जो हमारा प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए, क्वेरी एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाएगा, वो हमारा एक्चुअल में कर्सर ऑब्जेक्ट ही है। कनेक्शन पर कर्सर हमारा काम करता है। तो तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा? तीसरा स्टेप हमारा होता है क्रिएट कर्सर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है, जब इसको आप एक वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ही है। तो हर चीज डेटाबेस में जो मिलती है आपको वो ऑब्जेक्ट ही मिल रहे हैं। क्रिएट कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट शब्द लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो, एक ही बात है। तो कॉन्सेप्चुअली कनेक्शन है, टेक्निकली अगर प्रोग्रामेटिकली देखोगे तो वो कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट है।
कह सकते हो कि हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर कर्सर ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये जो कर्सर ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू आप क्वेरी को लेकर जाएंगे, यानी कि अपनी क्वेरी को आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इस एनालॉजी को मैं यहां से हटा रहा हूं। चौथा स्टेप है आपका एग्जीक्यूट एसक्यूएल। अब ये जो एसक्यूएल है, चाहे वो इंसर्ट हो, डिलीट हो, अपडेट हो, कोई सी क्वेरी हो सकती है, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, अपडेट, अल्टर, कुछ भी, जितनी क्वेरी आपने अभी तक मैनुअली सीखी थी वो सारी क्वेरी हमारा एग्जीक्यूट होंगी यूजिंग कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट एक व्हीकल की तरह आप समझेंगे जो आपकी क्वेरी को ट्रेवल कराएगा प्रोग्राम से डेटाबेस में। ठीक, उसके बाद जब आपकी क्वेरी का एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो जो रिजल्ट है क्वेरी से, जो रिजल्ट बना है, तो जनरली सेलेक्ट क्वेरी का जो रिजल्ट है वो मुझे चाहिए वापस। भाई जो इंसर्ट डिलीट अपडेट हुआ है उसका रिजल्ट मुझे शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो डेटाबेस में हम रख रहे हैं, हमें पता हमने क्या रखा है। लेकिन जब डेटाबेस से डेटा आता है तो मुझे चाहिए वो। तो ज्यादा बार हम सेलेक्ट क्वेरी के रिजल्ट को चाहते हैं। तो पांचवा स्टेप यही होता है क्या, कि जो भी क्वेरी का रिजल्ट है वो आप रीड करिए। किससे रीड करें, कर्सर से। कर्सर ही आपको रिटर्न करेगा रिजल्ट। रीड द रिजल्ट ऑफ क्वेरी फ्रॉम कर्सर। कर्सर से ही रीड करना, ठीक है। उसके बाद आखिरी स्टेप, जब आपका सारा काम हो जाए, आपको लगता है कि जितनी क्वेरी चलानी थी चला ली, अब आपका टाइम हो गया लॉग आउट करने का। जैसे आप बैंक की एप्लीकेशन लॉग आउट करते हैं, जीमेल लॉग आउट करते हैं, उसी तरह से कनेक्शन को क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। तो उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्लोज करना, क्लोज द कनेक्शन। एक बार जब कनेक्शन क्लोज हो जाता है तो कनेक्शन के ऊपर जो कर्सर चल रहा था ऑटोमेटिकली वो भी क्लोज हो जाता है। आप इंडिविजुअली कर्सर को भी क्लोज कर सकते हैं और कनेक्शन बनाए रख सकते हैं, और फिर आप आगे अदर कर्सर बना सकते हैं उसी कनेक्शन से। लेकिन अगर आपने कनेक्शन क्लोज कर दिया तो अब जितनी भी हमारे ऑब्जेक्ट्स कनेक्शन से रिलेटेड बने थे इंटरनली, वो सारे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये हमारा मोटा मोटा डेटाबेस के स्टेप्स होते हैं जो हम लोग कनेक्टिविटी करते समय याद रखते हैं। ठीक है, पहला, सबसे पहले ड्राइवर स्पेसिफिक मॉड्यूल को पिप इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको इंपोर्ट करेंगे। दूसरा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तीसरा, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चौथा, उस कर्सर पे क्वेरी चलाएंगे। पांचवा, जो रिजल्ट बनाए वापस से कर्सर से रीड करेंगे। छठा, अब कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। अब हमारा आगे का कोई काम नहीं बचा। ठीक है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम सारे प्रोग्राम, जितने भी डेटाबेस कनेक्टिविटी के प्रोग्राम हैं, इन्हीं 6 स्टेप्स के आसपास घूमते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो 2 स्टेप मेरे हो गए। अब तीसरा स्टेप, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कैसे करें, तो कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए, और कनेक्शन के ऑब्जेक्ट पर कर्सर नाम का मेथड कॉल करेंगे। कनेक्शन के ऑब्जेक्ट पर कर्सर मेथड कॉल करेंगे, और ये कर्सर मेथड क्या करेगा, हमें एक ऑब्जेक्ट ला कर देगा, और वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम कर्सर ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब आप उसका नाम जो चाहें वो रख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने उसका नाम CUR रख लिया, या कुछ लोग कर्सर ही रख लेते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट के रेफरेंस का नाम हो गया, जो चाहे वो आप रख सकते हैं। ये मेथड का नाम फिक्स है, ये यही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कर्सर ऑब्जेक्ट है। तो आप में से काफी लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर अगर आप ऑब्जेक्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ये कर्सर ऑब्जेक्ट है, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, तो जितना हम जानते हैं अब तक पाइथन जितनी हमने पढ़ी है,
और ताजा ताजा ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं हमारे अभी, तो हमें ऐसा सिखाया गया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के पीछे क्लास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक क्लास है और क्लास का नाम ईएमपी है, और कोई मुझसे कह दे कि मुझे ईएमपी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं तो ऐसे बनाऊंगा, इक्वल टू ईएमपी, ऐसे। तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। आप कहते हैं कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना तो इसकी कोई क्लास भी तो होगी। उस क्लास का नाम क्या है? क्या उस क्लास का नाम कनेक्शन है? क्या उस क्लास का नाम कनेक्शन है? अगर उस क्लास का नाम कनेक्शन है, तो उसका ऑब्जेक्ट ऐसे क्यों नहीं बना रहे सीधा, जैसे किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट उसको कॉल करके बना देते हैं, ऐसे क्यों नहीं बना रहे, है ना? तो यहां पर अगर आपसे मैं कहूं कि आप ड्राइवर कौन सा यूज कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे पाई माइस्क्वेल ड्राइवर। तो पाई माइस्क्वेल ड्राइवर जब बनाया गया था, तो इसके अंदर वो क्लास जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगी, उसका नाम पाई माइस्क्वेल वाले ने क्या पता क्या रखा। अगर मैं यहां पर माई सिक्वल कनेक्टर ड्राइवर यूज करूंगा, तो माई सिक्वल कनेक्टर ड्राइवर के अंदर जो कनेक्ट फंक्शन है वो मुझे कनेक्शन ऑब्जेक्ट वापस देगा, लेकिन जो क्लास होगी इंटरनली उसका नाम माई सिक्वल कनेक्टर डिपेंडेंट होगा। अगर मैं किसी तीसरे वेंडर का ड्राइवर यूज करता हूं, तो मुझे कनेक्ट फंक्शन वहां पर भी कनेक्शन ऑब्जेक्ट लाकर देगा, लेकिन क्लास का नाम कैसे होगा, तीसरा हो सकता है। तो मैं यहां पर सीधी क्लास का नाम यूज नहीं कर रहा हूं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाएगा, मुझे उस क्लास का नाम ही नहीं पता, क्योंकि वो क्लास ड्राइवर टू ड्राइवर वेरी करेगी। जिस वेंडर का मैं ड्राइवर यूज कर रहा हूं, वो ड्राइवर बनाने वाले ने उस क्लास का नाम अपनी अपनी पसंद का रखा होगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो तरीका है, ये हमें कर्सर ऑब्जेक्ट लाकर दे रहा है। अब कर्सर ऑब्जेक्ट किस क्लास का होगा, उसका नाम हमारा ड्राइवर डिपेंडेंट है। ड्राइवर अगर मैं वेंडर यूज कर रहा हूं पाई माई स्क्वेल, तो कर्सर ऑब्जेक्ट इंटरनली किस क्लास का बना होगा, नहीं पता। अगर मैं यूज कर रहा हूं माई सिक्वल कनेक्टर ड्राइवर, तो कर्सर ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन वो किस क्लास का बनेगा, वो दूसरे वाले ड्राइवर के डिपेंडेंट होगी। तो अगर आप यहां पर उन क्लासेस के नाम डायरेक्टली यूज करेंगे, तो आपका कोड बेकार हो जाएगा। कल को जब आप ड्राइवर चेंज करेंगे यहां पर, तो सब कुछ चेंज करना पड़ जाएगा। इसीलिए आप कभी भी उन ऑब्जेक्ट को, जो मैं बोलता हूं कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कर्सर ऑब्जेक्ट, इनकी क्लासेस का नाम यूज करके डायरेक्टली नहीं बनाते। तो फिर कैसे बनता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए तीन तरीके यूज हो सकते हैं। ठीक है, जितना अब तक हम लोग जानते हैं, उनमें तीन तरीके से किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन की अगर हम बात करें तो कई तरीके होते हैं, है ना? क्योंकि ये अलग चैप्टर हो गया, इस पर हम 3 से 4 क्लास लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी जितना मुझे आपको बताना है उतना समझ लीजिए। पहला है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने का स्टैंडर्ड अप्रोच। स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होता है? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस का नाम रखिए इक्वल टू क्लास का नाम, और ऑब्जेक्ट बनकर तैयार। इस अप्रोच को तभी आप यूज करेंगे जब आप क्लास का नाम लेकर श्योर हैं, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें क्लास का नाम वेरी कर सकता है सिचुएशन बदलने पर। तो आप ये तरीका हमेशा यूज करिए। दूसरा तरीका होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पाइथन के लिटरल्स का यूज कर सकते हैं। तो पाइथन में जो लिटरल्स होते हैं उनका यूज करिए, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा x इक्वल टू 10, तो 10 ऑब्जेक्ट है इंट क्लास का। आपने लिखा x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये सिंबल होते ही लिस्ट ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। आप लिस्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन स्पेशल सिंटैक्स लिटरल का यूज करके या स्पेशल सिंबल का यूज करके भी पाइथन में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका फैक्ट्री मेथड। अब ये नया शब्द है आपकी लाइफ के लिए। फैक्ट्री मेथड होता है, फैक्ट्री मेथड का मतलब होता है कोई भी मेथड या कोई भी फंक्शन, फैक्ट्री मेथड या फंक्शन जो चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन मैंने यहां पर बनाया, मान लो उसका नाम मैंने शो कर दिया। अब ये फंक्शन अपने अंदर से रिटर्न कर सकता है इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। ये अपने अंदर से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा यहाँ पर, मान लो ई इक्वल टू ईएमपी, और रिटर्न कर दिया ई। ठीक है, तो ऐसा मेथड या ऐसा फंक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, चाहे वो किसी किसी भी क्लास का हो, तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं?
इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे मेथड और ऐसे फंक्शन को फैक्ट्री मेथड या फैक्ट्री फंक्शन कहा जाता है। फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब जहां पर कुछ प्रोड्यूस होता हो। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इस फंक्शन में ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ऐसे फंक्शन को फैक्ट्री फंक्शन या फैक्ट्री मेथड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो कनेक्ट है, ये एक फैक्ट्री मेथड है जो हमारा क्या लाकर दे रहा है? कनेक्शन को ऑब्जेक्ट लाकर दे रहा है। अब कनेक्ट मेथड हमारा एक ऐसी फैक्ट्री है जो ड्राइवर के डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट लाकर हमें दे देता है। हमारे लिए प्रोग्रामर के लिए एब्स्ट्रैक्शन हो गया। अब मुझे बार बार कोड में ड्राइवर स्पेसिफिक क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी हम किसी मेथड से ऑब्जेक्ट को वापस आता हुआ देखते हैं, ज्यादा चांस होते हैं कि ऐसा इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन वेरी कर सकती है। जब एक ही चीज की कई इंप्लीमेंटेशन हो सकती हैं तो फिर हमारे लिए फैक्ट्री मेथड से ऑब्जेक्ट अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, ये तीन बेसिक तरीके हो जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के। ये तो आप जानते थे, ये मैंने आपके प्रोग्रामिंग में आज जोड़ दिया। इसी तरह से आगे चल के आपको शायद पढ़ने को मिले, एक और तरीका होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, है ना। और वो तरीका क्या होता है हमारा यहाँ पर? पिकलिंग। यूजिंग पिकलिंग आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। पिकलिंग का मतलब होता है कि आप किसी फाइल में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते, है ना। फाइल में ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट सेव कर दिया है मैंने, उस फाइल से ऑब्जेक्ट को रीड करके प्रोग्राम में ले आते हैं। तो इस तरीके को बोलते हैं पिकलिंग करना। इसी चीज को जावा में सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के नाम से जानते थे। जो चीज यहाँ पर पिकलिंग और अनपिकलिंग कहलाती है। तो ये आपको जब मशीन लर्निंग पढ़ाई जाएगी आगे तो उसमें आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि जब आपके मॉडल डिप्लॉय होते हैं तो वहां पर ये टेक्निक यूज करी जाती है। मॉडल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, मॉडल ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, एक और तरीका होता है जो शायद हम और आप नहीं पढ़ेंगे, आप अपने लेवल पर उसे पढ़ सकते हैं, यूजिंग रिफ्लेक्शन। आप रिफ्लेक्शन टेक्निक का यूज करके भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के कितने तरीके होते हैं, तो ये मत समझना जितना हमने सीखा है उतना ही होता होगा, है ना। जितना हमने सीखा है वो हमारे कोर्स का पार्ट है और हमने उतना सीखा है, पता नहीं क्या क्या और होता होगा। तो अभी मैंने आपको 5 तरीके बताए पाइथन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के। हाँ, किसी से डिबेट करने के लिए अच्छा टॉपिक हो जाता है कि 5 तरीके बताओ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, तो बहुत से बहुत सामने वाला 2 ही बता पाएगा, है ना। तीसरा हो गया फैक्ट्री मेथड वाला, चौथा हो गया पिकलिंग अनपिकलिंग, पांचवा हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए फिलहाल अपने यहाँ पर आते हैं, वापस लौटते हैं। तो यहाँ पर कर्सर ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गए। अब क्या करना है मुझे? यहाँ पर अगला काम करना है, क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो कर्सर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे और उस मेथड का नाम है एग्जीक्यूट। और ये जो एग्जीक्यूट मेथड होता है, एग्जीक्यूट मेथड आपसे स्ट्रिंग की फॉर्म में क्वेरी मांगेगा। तो कर्सर ऑब्जेक्ट पर एग्जीक्यूट मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, अल्टर, जो जो आपने सीखा है, ज्वाइन वाइन, जितनी क्वेरी अपना अब तक लिखी है वो सारी क्वेरी जो भी लिखनी है वो यहाँ पर लिखेंगे। एक एग्जीक्यूट मेथड में एक बार में एक क्वेरी लिखी जाएगी, दूसरी लिखनी है तो फिर से एग्जीक्यूट मेथड लिखना पड़ेगा। तो अभी क्या करना चाहते हो, देखते हैं क्या करना चाहते हैं। तो मेरे पास आपका अवेलेबल है डेटाबेस, उसी के साथ ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर यूज 532.7 सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ये आपका टेबल अवेलेबल है। अभी इसमें 11 रोज है। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां से इंसर्ट क्वेरी लिखूं और वो इंसर्ट क्वेरी इस टेबल में डेटा इंसर्ट कर दे। तो अब तक जितना आप लिख चुके हैं, आपके पास कर्सर ऑब्जेक्ट तैयार है और वो कर्सर ऑब्जेक्ट इस डेटाबेस के लिए बनाया गया है। अब इस डेटाबेस में जितनी भी टेबल हैं, स्टूडेंट, ईएमपी, कॉलेज, हॉस्टल, वो कर्सर इस डेटाबेस की, क्योंकि आपने लिखा हुआ है, वो कर्सर इस डेटाबेस की किसी भी टेबल के साथ कोई भी क्वेरी लिखने के लिए तैयार है। तो चलो लिखते हैं इंसर्ट। क्या लिखेंगे? इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम ईएमपी, वैल्यूज, भाई जो वहां लिखते थे वही सब यहाँ लिखेंगे।
अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉय आईडी लिखनी है, फिर नेम लिखना है, फिर सैलरी लिखनी है। तो एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए मैं 5 वाला नंबर शुरू करता हूँ, 501 एम्प्लॉय आईडी हो गई, कॉमा एम्प्लॉय का नेम मान लीजिए धोनी कर दिया। ऑलरेडी स्ट्रिंग में आप चल रहे हैं, ये गलती मत करना, ऑलरेडी आप स्ट्रिंग में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी स्ट्रिंग ही मानी जाएगी, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद फिर अगला है हमारा सैलरी, और मान लो इसकी सैलरी कर दी मैंने 50,000, ठीक है। अब सेमीकोलन नहीं लगाना है। जब हम एग्जीक्यूट मेथड में अपनी क्वेरी लिखते हैं तो एग्जीक्यूट मेथड ऑटोमेटिकली हमारी क्वेरी को जब डेटाबेस में सबमिट करता है तो वो टर्मिनेट करके सबमिट करता है। आपको टर्मिनेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही लिखकर छोड़ देना। क्या होगा इससे, हमारा ये क्वेरी ईएमपी टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगी, ये वाला रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, अब वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखना। शायद मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट फाइल हैंडलिंग पढ़ाया था, नॉट श्योर आपको याद है नहीं है, उसको देखना। ये आपका प्रोग्राम है, और ये आपका डेटाबेस की टेबल है, और ये सब आपका कर्सर है। अब आपके प्रोग्राम ने कर्सर को एक इंसर्ट क्वेरी दे दी, तो आपका प्रोग्राम तो कर्सर से बात कर रहा है ना। आपके प्रोग्राम ने तो क्वेरी लिखी, किसको दी, कर्सर को दी। लेकिन कर्सर ने क्या करा, थोड़ा स्मार्टली काम करने के लिए उस क्वेरी को डेटाबेस में एग्जीक्यूट ही नहीं करा। कर्सर उस क्वेरी को डेटाबेस में लेकर ही नहीं गया। तो अब जरा सोचिए, मैंने बोला था कर्सर इज लाइक ए व्हीकल, और ये जो कर्सर एक व्हीकल है ना, ये पब्लिक व्हीकल की तरह यूज करता है, यानी कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला व्हीकल है। सोचो अभी एक ही पैसेंजर आया है, बस में एक ही पैसेंजर बैठा हुआ है, तो बस वाला बस नहीं चलाएगा, इंतजार करेगा, और पैसेंजर आएंगे, और पैसेंजर आएंगे, और सबको इकट्ठा लेके जाएगा, तभी तो बर्थ आएगी हमारे बस वाले की। तो कर्सर भी सेम एनालॉजी के साथ इंप्लीमेंट किया गया है। जब आपने इंसर्ट क्वेरी कर्सर को दी तो कर्सर दिमाग लगाकर बैठ गया कि अभी नहीं जा रहा मैं डेटाबेस में, अभी देखता हूं, हो सकता है और भी कोई क्वेरी आ जाए। तो अभी कर्सर इंतजार कर रहा है कि प्रोग्राम से भी और भी क्वेरी आएंगी हमारी, और भी क्वेरी आएंगी, और जब प्रोग्राम से सारी क्वेरी आ चुकी होंगी, अब प्रोग्राम मुझसे बोलेगा कि भाई अब नहीं आएंगी, अब जितना भी है ले जाओ डेटाबेस में। ऐसा मैंने कभी कहा नहीं। अपने प्रोग्राम में अगर मैं देखूं तो मैंने यहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूट कराई, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कर्सर में ही हमारी जाके स्टोर हो गई है। हम तो सोच रहे हैं कि वो पहुंच गई डेटाबेस में, लेकिन वो पहुंची नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर दूं, फिलहाल तो एरर आ गई, देखो एरर क्या आई है, अननोन कॉलम धोनी, कहां गलती करी, फाइन। तो ये कह रहा है कि जो आपका धोनी हमारी कॉलम है ये वाला, ये ईएमपी नेम में जा रहा है, और ईएमपी नेम वैरचर कॉलम है। वैरचर कॉलम में अगर कोई वैल्यू आएगी तो स्ट्रिंग बनकर आएगी। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी हम स्ट्रिंग के अंदर हैं, फिर भी हम इस नेम को यानी वैरचर कॉलम की वैल्यू को स्ट्रिंग में लिखेंगे। तो अब डबल कोड की स्ट्रिंग तो लगा नहीं सकते, लेकिन सिंगल कोड की तो लगा सकते हैं। इस तरह से सिंगल कोड्स की स्ट्रिंग मैंने यहाँ लगा, कोई एरर नहीं आई। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट मेथड हमें क्या रिटर्न कर रहा है, इस क्वेरी के चलने से कितनी रोज में इफेक्ट हुआ वो हमें वापस करता है। तो कह रहा है एक रो में इफेक्ट पड़ा, ठीक है। अब अगर मैं इतना करने के बाद डेटाबेस के टेबल में जाके देखूं कि ये रिकॉर्ड वहां पर आ गया नहीं आ गया, तो ये डिपेंड करेगा मेरे ड्राइवर के ऊपर भी। मेरा पाई माइस्क्ल ड्राइवर से जो कर्सर बनता है वो हमारा इंटरनली पूलिंग का काम करता है, क्वेरी को पूल की तरह हमारा एग्जीक्यूट कराता है। एक एक क्वेरी को वो डेटाबेस में लेकर नहीं जाता है। लेकिन अगर ये ड्राइवर कोई और वेंडर का है तो माइट भी उस वेंडर से जो कर्सर ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमारी सिंगल क्वेरी को लेकर डेटाबेस में चला जाए। चलो जो भी होगा,
देखने से पता चल जाएगा। तो यहां पर मैंने यहां पर क्वेरी को फिर एग्जीक्यूट करा, तो फिर से 11 ही है, पहले भी 11 थे और अभी भी 11 हैं। और यहां पर खबर दी जा रही है कि एक रो इंसर्ट हो गई है, लेकिन वास्तव में वो एक रो कहां इंसर्ट हो गई है, कर्सर के लिए। कर्सर में ये क्वेरी जाके स्टोर हो गई, लेकिन कर्सर से आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, अब अगर मुझे कर्सर से इसको आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे? एक आप कनेक्शन के ऊपर एक मेथड कॉल करते हैं जिसका नाम है कमिट। कमिट क्या करता है, हम कमिट को कनेक्शन पे कॉल करते हैं। कनेक्शन कर्सर को जाके इन्फॉर्म करता है कि अब आप वेट ना करें, जो भी आपको अब तक क्वेरी मिल चुकी है प्रोग्राम से, उन सारी क्वेरी को ले जाइए और वन बाई वन उनको एग्जीक्यूट कर दो। लेकिन अभी तक एक ही पहुंची है, तो एक ही क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दो। तो इसके चलने से कर्सर से क्वेरी पहुंचेगी डेटाबेस के अंदर। अब पहुंची होगी, देखें जाके। हमने कहा देखो, या ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर पा रहे हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करा पा रहे हैं। अब आपका कोई और क्वेरी चलाने का इरादा है, चलाओ, नहीं है तो इसे क्लोज कर दो। अब जब आपने कनेक्शन क्लोज कर दिया, मतलब आपका कर्सर अब बेकार हो गया। अब इस कर्सर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि कर्सर कनेक्शन पे चल रहा था। अब कनेक्शन ही खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचा। एक काम करता हूं, ये सारा कोड अब मैं एक लाइन पे लिख देता हूं, जिससे कि आपको समझना आसान है। इंपोर्ट वाला सिर्फ मैं अलग कर दे रहा हूं, बाकी सारा मैं एक ही सेल में लिख देता हूं, जिससे कि आपको समझना आसान हो जाए। अब अगर मैं इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट कर दूं तो एरर आ जाएगी। उसकी वजह यह होगी कि आपका एम्प्लॉय आईडी 501 फिर से इंसर्ट होना चाहेगा, और वहां पर वो प्राइमरी की बनी हुई है। ठीक है, इंटीग्रिटी एरर, डुप्लीकेट एंट्री दिस एंड दिस एंड दिस, यानी कि ये आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन बनकर आएगी। तो अगर कोई भी क्वेरी के चलने पर आपका डेटाबेस में एरर आती है, तो वो डेटाबेस की एरर जब पाइथन के प्रोग्राम को रिटर्न करी जाएगी तो एक्सेप्शन बनाकर रिटर्न करी जाएगी। तो आप ट्राई एक्सेप्ट लगाकर इस सिचुएशन को डील कर सकते हो। तो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें ट्राई एक्सेप्ट में ही अपना क्वेरी को लिख रहे होंगे, है ना। जावा जैसी लैंग्वेज फोर्स करती है कि लिखो ही ट्राई कैच के अंदर। जब तक ट्राई कैच लिखोगे नहीं, तब तक हम डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखने नहीं देंगे आपके लिए। उनका अपना एक नजरिया, पाइथन का अपना एक नजरिया। ठीक है, क्या करें फिर? अब करें क्या इसमें, क्योंकि अगर इस क्वेरी को मैं दोबारा चलाऊंगा तो यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा। भले ही वो धोनी रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर एक मैसेज कर देते हैं, सब्र करो, अब तक पढ़ रहे हो, कोई चीज छोड़ी नहीं होगी मैंने, है ना। जब तक टॉपिक खत्म होगा, जितना पूछना चाहते हो उससे ज्यादा आपको मिल जाएगा, है ना। बस थोड़ा वेट करो। तो अब यहाँ पर अभी हमने क्या करा, यहाँ पर हमने इंसर्ट क्वेरी चलाई, और इस इंसर्ट क्वेरी में जो हमने लिमिटेशन देखी वो ये कि अगर इस कोड को मैं दोबारा चला दूं तो सेम रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, और जब सेम रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है। तो आपकी नीड क्या आई कि सर यूजर से इनपुट लेकर, ये तो पाइथन प्रोग्राम है ना, और पाइथन के प्रोग्राम में तो यूजर इनपुट हम ले सकते हैं भाई, डेटाबेस में तो नहीं ले पा रहे थे। जब हम अपनी क्वेरी को यहाँ लिखते थे तो रन टाइम पर यहाँ यूजर से इनपुट नहीं ले सकते कि यूजर एंटर एम्प्लॉय आईडी, एंटर ये एंटर वो, फिर क्वेरी चले, नहीं, वो सब पॉसिबल था ही नहीं। तभी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अब ये पाइथन का प्रोग्राम है, मैं क्या चाहता हूं, पहले रन टाइम पर यूजर से एम्प्लॉय आईडी ले लो, फिर वहां पर क्या करना है हमारे लिए,
इस क्वेरी को रन टाइम वैल्यू के साथ इंसर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा इस तरह से चलेगा। देखते हैं आप कैसे आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेकर इस कोड को इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो भी एम्प्लॉय आईडी है उसको मान लो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ई आईडी वेरिएबल में, और वो इंटीजर टाइप की है तो इंटीजर टाइप की यूजर से ले ली मैंने, एंटर एम्प्लॉय आईडी। इसी तरह से एम्प्लॉय का नेम ले लिया, ई नेम, वो स्ट्रिंग टाइप के रखना है मुझे, और यहाँ कर दिया एंटर एम्प्लॉय नेम। सैलरी ई सेल वेरिएबल बना दिया। तो ये नाम वेरिएबल के आपकी मर्जी के, जो आप चाहें वो नाम रख लो। इनपुट एंटर सेल, ठीक है। अब उसके बाद कनेक्शन तो बनाना ही है, कर्सर तो बनाना ही है, तो ये दो लाइनें कॉपी कर दी मैंने यहाँ पर। अब क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करना है तो सारा कोड कॉपी पेस्ट कर लो, सब छोटा सा चेंज तो करना है कि यहाँ पर अब जो वैल्यूज हैं वो आपको पहले से फिट नहीं करनी। क्या करोगे, यहाँ पर अब आप ये जो वेरिएबल्स हैं इनका इस्तेमाल करोगे। अब आप जानते हैं बड़े अच्छे से कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को जब इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर एफ स्ट्रिंग का यूज करके आप इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे ई आई डी कॉमा, यहाँ लिखोगे ई नेम कॉमा, यहाँ लिखोगे ई सेल। ठीक है, अब इस कोड को चलाते हैं और देखते हैं। एम्प्लॉय आईडी मान लो मैंने 505 कर दिया, एम्प्लॉय का नेम मान लीजिए मैंने वीरू कर दिया, एम्प्लॉय की सैलरी मान लो मैंने 9898 कर दी, कुछ भी कर दो, रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट देखें जाके। अब ये कोड जब भी चलेगा तो हमारा यूजर से रन टाइम पर पहले आईडी लेगा, नेम लेगा, सैलरी लेगा, और फिर आप अपनी क्वेरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप क्वेरी को प्रोग्राम से लिखते हैं एज ए स्ट्रिंग तो उस स्ट्रिंग में आप रन टाइम पर वैल्यूज को रख सकते हैं। कई तरीके होते हैं, एफ स्ट्रिंग ऐप तरीका इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी क्वेरी एफ स्ट्रिंग के साथ डायनेमिक वैल्यूज के साथ कंप्लीट करते हैं तो इस क्वेरी को हैक करना आसान हो जाता है। और इस चीज को शायद आप जेंगो जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ें, शायद टर्म का नाम होता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। तो जो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता है वो हमारा इस तरह से जब क्वेरी चलाई जाती है तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्वेरी के साथ कुछ ऐसा डेटा इंसर्ट कर देते हैं जिससे कि हम डेटा रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड कहीं और ट्रांसफर करा सकते हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड वे है, अगर आप अपनी क्वेरी में डायनेमिक वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं तो जो रिकमेंडेड वे है वो एफ स्ट्रिंग नहीं है। रिकमेंडेड वे क्या होता है उसकी बात करते हैं। इस कोड को मैं दोबारा लिखता हूं, ठीक, और यहां पर आप एफ स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, अपनी क्वेरी एज इट इज लिखेंगे। तो आप अपनी क्वेरी में जहां पर भी डायनेमिक वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं उन डायनेमिक वैल्यूज के लिए हमारे पास पैरामीटर होते हैं। एसक्यूएल क्वेरी के अंदर हम पैरामीटर यूज कर सकते हैं, और वो जो पैरामीटर होते हैं वो पैरामीटर एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि एसक्यूएल क्वेरी के अंदर हम पैरामीटर यूज करेंगे डायनेमिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो जो पैरामीटर है वो एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो जो सिंबल है वो डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करता है। जैसे माई एसक्यूएल में वो अलग है, कोई दूसरा डेटाबेस वो अलग है, तीसरे डेटाबेस में अलग है। तो यहाँ पर माई एसक्यूएल डेटाबेस पाइथन के साथ
जब क्वेरी एग्जीक्यूट करवाता है और उस क्वेरी में कहीं पर डायनेमिक वैल्यूज लिखनी होती हैं, तो हमारा पैरामीटर यूज होता है परसेंटेज एस। परसेंटेज एस हमारा डायनेमिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कॉमा परसेंटेज एस, कॉमा परसेंटेज एस। क्या हुआ, यहां पर हमने वैल्यूज के बाद 3 वैल्यू लिखनी थी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम की वैल्यू, सैलरी की वैल्यू। इनको मैं डायनेमिकली इंट्रोड्यूस करूंगा, तो इनकी जगह 3 पैरामीटर लगा दिए। जहां जहां पर पूरी क्वेरी में डायनेमिक वैल्यू रखनी है वहां वहां पर आप पैरामीटर लगाएंगे। और डेटाबेस पैरामीटर क्या होता है MySQL में, परसेंटेज है। नो मैटर ये इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, डेटाबेस में कोई भी हो, लेकिन पैरामीटर परसेंटेज ऐसे ही यूज किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना MySQL में ये है, किसी डेटाबेस में क्वेश्चन मार्क होता है ना, तो सब डेटाबेस के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं आपको MySQL के साथ समझा रहा हूं। अब क्वेश्चन ये आता है, सर इस क्वेरी में अगर हमने ये 3 पैरामीटर रखे हैं तो इस क्वेरी के इन पैरामीटर की वैल्यूज कैसे रिप्लेस होगी। तो एग्जीक्यूट मेथड में पहला आर्गुमेंट तो होता है एसक्यूएल क्वेरी, दूसरा आर्गुमेंट एक टपल होता है, और वो टपल ऑप्शनल है। वो टपल आप तब देते हैं जब आपकी क्वेरी पैरामीटर के साथ लिखी गई है। अगर आपकी क्वेरी बिना पैरामीटर के साथ है, पहले आपको वैल्यू पता है, तो आपको टपल लिखने की जरूरत नहीं। अब ये जो टपल है, इस टपल में जिस ऑर्डर में आपने ये पैरामीटर्स रखे हैं उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यूज बताएंगे। तो पहले वाले डेटाबेस पैरामीटर की जगह पर, जो कि डेटाबेस की टेबल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर आप एम्प्लॉय आईडी को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल लिख दीजिए, EID। दूसरा वाला जो डेटाबेस पैरामीटर है, ये एम्प्लॉय नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपके प्रोग्राम में ई नेम वेरिएबल इसको रिप्लेस करना चाहेगा, तो इस टपल में सेकंड डेटाबेस पैरामीटर की वैल्यू ई नेम से रिप्लेस हो जाएगी। इसी तरह से ई सेल ये हमारा होगा। अब कोड को एग्जीक्यूट करा, मान लीजिए कर दिया मैंने 601, और एम्प्लॉय का नेम कर दिया मान लीजिए सचिन, और सैलरी कर दी मान लो 1,00,000 रुपए, रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट। ये जो अप्रोच है ये रिकमेंडेड अप्रोच है। इस अप्रोच से अगर आप डेटा इंसर्ट करते हैं तो जो क्वेरी के थ्रू हैकिंग हो पाती है अब वो नहीं होगी। जो भी हमारा हैकिंग के स्पेशल सिंबल्स आते हैं, वो हैकिंग के स्पेशल सिंबल्स इस तरह की क्वेरी से जब आप एग्जीक्यूट करते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये हमारा एक सिक्योर क्वेरी कहलाती है डायनेमिक वैल्यू के साथ। ठीक है, तो अब पाइथन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2 तरह की क्वेरीज हो गई। पहला जो हमारा बिना पैरामीटर के साथ चलती है, तो अगर हम एसक्यूएल क्वेरीज देखें, एसक्यूएल क्वेरीज इन पाइथन, तो इनको हम 2 हिस्से में तोड़ रहे हैं। दोनों हिस्से आपके सामने हैं, मैंने पढ़ा दिए, सिर्फ लिख रहा हूं। पहला है हमारा पैरामीटराइज्ड क्वेरी, पैरामीटराइज्ड क्वेरी। दूसरा है नॉन पैरामीटराइज्ड क्वेरी। नॉन पैरामीटराइज्ड क्वेरी, पैरामीटराइज्ड क्वेरी ऐसी क्वेरी कहलाती है जिसमें डेटाबेस पैरामीटर यूज करे जाते हैं। ये तो ये जो क्वेरी है हमारी क्या कहलाएगी, पैरामीटराइज्ड क्वेरी कहलाएगी। और इससे पहले जो मैंने क्वेरी चलाई थी ये वाली या ये वाली, ये हमारी नॉन पैरामीटराइज्ड क्वेरी। ये एफ स्ट्रिंग है, ये पाइथन का टेक्निक है, डेटाबेस की टेक्निक नहीं है ऐसा करने के। डेटाबेस तो कह रहा है हमने पैरामीटर दिए थे, क्वेरी के अंदर पैरामीटर लिखिए जिसके थ्रू डायनेमिक वैल्यूज को इंसर्ट कराइए। ठीक है, तो ये पैरामीटराइज्ड क्वेरी हो गई, और ये आपकी नॉन पैरामीटराइज्ड जो सबसे पहले आपने चलाई। जावा के अंदर इन दोनों क्वेरीज को सपोर्ट करी गई है, और इनको चलाने के लिए 2 अलग अलग हमारे व्हीकल्स दिए जाते थे। एक था स्टेटमेंट, एक था प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड क्वेरी के लिए यूज करते थे, और जब पैरामीटराइज्ड क्वेरी चलानी होती थी तो हम वहां पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करते थे।
पाइथन ने चीजों को आसान कर दिया और कहा कुछ नहीं, बस कर्सर इकलौता है। यही कर्सर स्टेटमेंट वाला काम करता है जावा के, यही कर्सर प्रिफर्ड स्टेटमेंट वाला काम करता है। आपको बस एक ही याद रखना है, कर्सर। ठीक है, तो इस तरह से पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड क्वेरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा हो जाता है। अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आता है, क्या सर एक बार में हम कर्सर से एक ही क्वेरी चला सकते हैं? क्या एक बार में मैं 3-4 क्वेरी नहीं चला सकता? हमने कहा बिल्कुल चलाएंगे, है ना। अब 3-4 क्वेरी चलाएंगे तभी तो कर्सर का जो एक्चुअल वर्किंग है वो समझ में आएगा। अभी तो मैं एक एक क्वेरी चलाकर दिखा रहा हूं जिससे आप सिंटैक्स से फैमिलियर हो जाएं, बट बिहाइंड द सीन जो हो रहा है वो उतना अच्छा भी नहीं हो रहा होगा। लेकिन जब मैं एक साथ 3-4 क्वेरी लिख दूंगा तो ये बहुत अच्छा होने लगेगा एफिशिएंसी वाइज। ठीक है, कैसे एफिशिएंसी वाइज होने लगेगा उसकी बात करते हैं। तो मैंने क्या करना है, अब इस बार यूजर से इनपुट नहीं लेते हैं, सिंपल सिंपल लिख देते हैं। इस बार मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं और उस रिकॉर्ड में मान लीजिए मैंने 601 एम्प्लॉय आईडी कर दी और चिंटू नाम कर दिया, सैलरी इसकी 5,000 कर दी। एक और क्वेरी चलानी है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। दूसरी क्वेरी इंसर्ट लिखनी है इंसर्ट लिखो, डिलीट लिखनी है डिलीट लिखो, जो लिखनी है वो लिखो। आपने मान लीजिए अपडेट कर और लिख दिया अपडेट emp सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 1,000। सबकी सैलरी 1,000 रुपये बढ़ा दो। कोई वेयर क्लॉज नहीं लगानी, कोई वेयर वेयर नहीं लगाना, बस इतना लिखकर छोड़ दिया। अपडेट टेबल सेट कॉलम नेम इक्वल टू कॉलम दिस। तीसरी क्वेरी लिख दी मैंने, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम emp वेयर उन सारे एम्प्लॉय को रिमूव कर दो जिनकी सैलरी हमारी 10,000 से ज्यादा है। जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है उनको रिमूव करो। ठीक है, तो अब इंटरनली हमारा ये जो क्वेरीज हैं जब मेरे प्रोग्राम से डेटाबेस में जा रही हैं तो इंटरनली जो कर्सर है अब वो कहेगा कि मेरी आपको याद आएगी अब कि मैं जो कर रहा था वो अच्छा कर रहा था। ये जो पहली क्वेरी है इंसर्ट क्वेरी, ये कहां पहुंची? कर्सर के पास पहुंची। कर्सर इसे लेके नहीं गया। कर्सर तो पहले भी इंतजार में था, आज भी इंतजार में है, कभी नहीं जाऊंगा लेकर, अभी इंतजार कर रहा हूं और भी आएगी। और इस बार मिली उसे एक अपडेट क्वेरी मिली, तो ये प्रोग्राम से अपडेट क्वेरी पहुंची कर्सर के पास, डिलीट क्वेरी मिली यहाँ पर। उसके बाद फिर आपने कमिट करा, जैसे ही आपने कनेक्शन कमिट करा कनेक्शन से इंस्ट्रक्शन आ गया कर्सर के पास कि कर्सर जितनी आ गई हैं सबको ले जाओ और जिस ऑर्डर में आई हैं उसी ऑर्डर में एक साथ इनको ले जाकर एग्जीक्यूट कर देना। तो सबसे पहले इंसर्ट क्वेरी आई थी तो पहले इंसर्ट क्वेरी चलाना, फिर अपडेट आई थी अपडेट चलाना, उसके बाद डिलीट आई थी डिलीट चलाना। तो इस तरह से ये जो हमारा कर्सर है ये क्या कर रहा है, इंटरनली हमारी क्वेरीज को बैच में एग्जीक्यूट करता है। तो पाइथन में बाय डिफॉल्ट बैच एग्जीक्यूशन ही रखा गया है। जावा में बैच एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें अलग से 2-3 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। पाइथन कह रहा है लिखना ही क्यों, जब अच्छी चीज है तो बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो कर्सर है वो बैच में ही क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। इट मींस मल्टीपल क्वेरीज हमारी जब आएंगी तो वो अपने अंदर रखेगा, उसके बाद फिर हमारा डेटाबेस में जाएंगी, जिस ऑर्डर में आई हैं उसी ऑर्डर में यहाँ पर जाएंगी। अब रिजल्ट जब मिलेगा तो हर एग्जीक्यूट क्वेरी का जो रिजल्ट है वो इंटीजर है। इंटीजर क्या बताता है? नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज। तो इस वाले के चलने से तो एक ही रिकॉर्ड वापस आएगा, एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। लेकिन अपडेट चलने से कितने रिकॉर्ड अपडेट हुए, क्योंकि आपने वेयर तो लगाए नहीं है, तो जितने रिकॉर्ड होंगे सारे अपडेट हो गए। तो कितने रिकॉर्ड है टेबल के अंदर? 15 रिकॉर्ड हैं। आ जाओ मैदान में आप लोग,
बताना चाहेगा कोई कि अगर इस एग्जीक्यूट क्वेरी जो अपडेट कर कर आ रही है, अगर इससे जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज बताता है, तो कितना आना चाहिए? 16 यहाँ पर 14 लिखी है, यहाँ 15 लिखी है, सॉरी 16 16 आएगा, क्योंकि इससे पहले ये चल चुकी है, ये पहुंच चुकी होगी। मैंने बताया जिस ऑर्डर में आप लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में ही डेटाबेस में एग्जीक्यूट होंगी, तो यहाँ पर ये 16 वापस करेगा। और डिलीट कितनी होंगी देख लो, यहाँ पर कितनी है जो 10,000 से ग्रेटर की हैं, 1 2 3, ये 3 यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। तो आप एक काम करो, इस बार इनसे जो रिजल्ट वापस आ रहा है इन सबको वेरिएबल में रख लो। R1 वेरिएबल, R2 वेरिएबल, R3 वेरिएबल, ठीक है। और एक काम करो, यहां पर प्रॉपर आप एक मैसेज दिखा दो, R1 record inserted, R2 records updated, R3 records deleted। अगर मैंने सबको सही लिखा है, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो जैसा हमने समझा वैसा रिजल्ट आना चाहिए। कह रहा है 601 की ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पर। तो अब बताओ भाई मुझे, यहां पर इस वाली क्वेरी के चलने से एक्सेप्शन आ गई, क्योंकि 601 का रिकॉर्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ध्यान नहीं रहा यहाँ पर। 601 पहले ही पहुंच चुका है, ये देखो, फिर से आप 601 लेकर आ रहे हो, तो ये क्वेरी तो चल नहीं पाई, वहां से आ गई एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हमने दिखा दी। मुझे बस ये बताने की कोशिश करो इन दोनों का क्या हुआ होगा, ये वाली क्वेरी और ये वाली क्वेरी चली होगी या नहीं चली होगी? नहीं चली होगी सर। नहीं चलेगी सर। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, क्योंकि बैच का फायदा होता है कि आप एक एक करके डेटाबेस को हिट नहीं करते, आप नेटवर्क ट्रैफिक को बहुत रिड्यूस कर देते हैं, है ना, एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। लेकिन बैच एग्जीक्यूशन का एक नुकसान भी होता है कि बैच एग्जीक्यूशन जब हमारा करते हैं तो जिस ऑर्डर में क्वेरी हमारी आई थी बैच में, उसी ऑर्डर में चलेगी, और जहां पर गलती हो गई वहां से बैच टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या हुआ होगा, है ना, डिपेंड करेगा कर्सर की इंटेलिजेंसी के ऊपर। कर्सर अगर बैकएंड में मल्टी थ्रेडिंग यूज करता है तो ये निकाल के ले गया होगा, और अगर मल्टी थ्रेडिंग यूज नहीं करता है, सीक्वेंशियल ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है, तो कुछ नहीं हुआ होगा, जैसा था वैसे ही रहा होगा। 15 ही है, कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ये बाय डिफॉल्ट कर्सर में जब बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं तो ये इसका ड्रॉबैक है कि ये हमारा एक बैच के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही है। अब इसको सही कर देते हैं, फिलहाल 602 कर देते हैं। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मतलब ये मेरे में एरर आई है, आपके में नहीं आएगी। डेटाबेस लॉक अनलॉक का कुछ बता रहा है, तो कर्नल को रीस्टार्ट करके दोबारा चलाएंगे। ऑपरेशन तो नहीं हुए, डेटाबेस लॉक हो गया, क्या हुआ, चलो देखते हैं एक बार। ठीक है, इनपुट कर दिया,
और इसको दोबारा रन कर दो। ठीक है, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है, हो गया। 16 रिकॉर्ड्स अपडेटेड, 6 रिकॉर्ड डिलीटेड। सबको सही चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं आ रही। और यहाँ पर आप देखेंगे अब जो इफेक्ट होना था वो इफेक्ट हो गया। 10,000 से ज्यादा की जितनी थी सब खत्म हो गई हमारी वगैरह। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं डेटाबेस में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेलेक्ट क्वेरी का एग्जीक्यूशन। सेलेक्ट क्वेरी का एग्जीक्यूशन अभी तक जैसा हमने समझा है उससे थोड़ा सा अलग है ना, इसलिए पहले मैंने इन सबको निपटा दिया। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, पैरामीटराइज्ड क्वेरी, ये सब हो गया आपको। अब आता है सेलेक्ट क्वेरी, जिस पर पूरा फोकस करके हमें समझना है, क्योंकि ज्यादा बार किसी प्रोजेक्ट में सेलेक्ट क्वेरी पर ही काम किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो रिकॉर्ड्स हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं ये मुझे चाहिए, तो सबसे पहला काम तो वही होगा, कनेक्शन बनाओ, कर्सर बनाओ, यहां तक तो कोई चेंज नहीं है। उसके बाद कर्सर पे अब देखो, अब यहाँ से चेंज आने शुरू हो जाएंगे, और जो चेंज आएंगे वो सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी की वजह से ही नहीं आएंगे, इस बात के चेंज भी आएंगे कि आप ड्राइवर कौन सा यूज कर रहे हैं। हर ड्राइवर में सेलेक्ट क्वेरी का थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया गया है ना। चलो समझेंगे इसे। तो आप सेलेक्ट क्वेरी में क्या सेलेक्ट कराना चाहते हैं वो आप बताइए। तो मान लीजिए मुझे जो सेलेक्ट करवाना है वो फिलहाल के लिए सारे कॉलम ले आओ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, और सारे ही रोज ले आओ, कोई वेयर क्लॉज नहीं। सबसे सिंपल सेलेक्ट क्वेरी मैंने अभी यहां पर लिखी हुई है, लेकिन इस सिंपल क्वेरी से हम वो नहीं समझ पाएंगे जो आपको मुझे समझाना है, इसीलिए मैं यहां पर एस्ट्रिक की जगह पर क्या कर रहा हूं, पर्टिकुलर कॉलम को फैच करता हूं, ईआईडी और सैलरी, ईएमपी आईडी कॉमा सैलरी, क्योंकि इससे जो मैं समझाना चाहूंगा वो आप समझ पाएंगे, है ना। ये मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अब होता क्या था कि भाई जो एग्जीक्यूट क्वेरी है, एग्जीक्यूट मेथड है कर्सर का, ये आपकी क्वेरी को ले जाता था कहां पर, कर्सर के अंदर। और अब तक आप कहते थे कि ये जो कर्सर है ये बैच में काम करता है, मतलब जब ये क्वेरी आती है तो लेके नहीं जाता डेटाबेस में, जब तक कमिट आप नहीं कर देंगे कनेक्शन को तब तक ये लेके नहीं जाता। तो कमिट करने से पहले तक जितनी क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करनी है करते रहो, सब कर्सर में इकट्ठी होती रहेंगी, और जब कमिट करोगे तब कर्सर से यहां जाएंगी। लेकिन कर्सर के पास जब सेलेक्ट क्वेरी आती है तो सेलेक्ट क्वेरी पे बैच नहीं चलता, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं चलता, ना जावा में, ना डॉटनेट में, ना पीएचपी में, ना पाइथन। कभी भी सेलेक्ट क्वेरी का बैच नहीं बन सकता, बैच हमेशा डीएमएल क्वेरी का बनता है। मींस इंसर्ट जितनी चाहे उतनी हो जाए, डिलीट जितनी चाहे उतनी हो जाए, अपडेट जितनी चाहे उतनी हो जाए, इन्हीं को कर्सर में जब रखा जाता है तो कर्सर बैच बनाकर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, और जब तक कमिट नहीं करोगे तब तक कर्सर लेके नहीं जाए। लेकिन जैसे ही सेलेक्ट क्वेरी कर्सर के पास आती है, इमीडिएटली कर्सर उसको ले जाता है डेटाबेस में, इमीडिएटली, कोई इंतजार नहीं होगा। यहाँ पर जैसी क्वेरी यहाँ पर आई वैसे ही आपका वहां पहुंच गई डेटाबेस में। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि कमिट करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेरी रुकी कहाँ डेटाबेस में, कर्सर में, सीधा कर्सर के पास क्वेरी पहुंची और सीधा कर्सर ले गया उसे डेटाबेस में। तो इस बार कमिट करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, कर दोगे तो एरर थोड़ी आएगी, पार्ट ऑफ सिंटैक्स है, क्योंकि जो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है उसमें कमिट मेथड होता है, इसलिए वो चलेगा, बट उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है, अभी तक जो एग्जीक्यूट मेथड था वो हमें ये बताता था कि इस क्वेरी के चलने से नंबर ऑफ रोज कितने अफेक्टेड हुए हैं। सर इस बार सेलेक्ट क्वेरी चली है, सेलेक्ट क्वेरी के चलने से तो नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड होंगे ही नहीं, ना तो कुछ इंसर्ट हुआ है, ना कुछ डिलीट हुआ है, ना कुछ अपडेट हुआ है। तो इस बार ये हमें वापस क्या करेगा, इस बार हमें ये क्या वापस करेगा। तो इसका आंसर वेरी करता है ड्राइवर टू ड्राइवर। मैं यूज कर रहा हूं पाई माई सिक्वल ड्राइवर। पाई माई सिक्वल ड्राइवर में एग्जीक्यूट मेथड इंटीजर रिटर्न करता है। वो इंटीजर अगर डीएमएल क्वेरी यहां पर होती है तो नंबर ऑफ
रिकॉर्ड्स जो अफेक्टेड हुए हैं उस डीएमएल के चलने से वो होंगे। और अगर सेलेक्ट लिखी है तो कितने रिकॉर्ड्स सेलेक्टेड हुए हैं, कॉलम्स नहीं, कितने रिकॉर्ड्स सेलेक्ट हुए हैं, उन रिकॉर्ड्स की काउंटिंग ये वापस करेगा। तो आपने वेयर क्लॉज तो लगा ही नहीं है, तो जितने रिकॉर्ड टेबल में होंगे सारे के सारे सेलेक्ट होकर आ गए होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहां आ गए, हमारे पास तो आए नहीं, हमने तो उसे कहीं रखा नहीं, तो वो कहां आ गए? डेटाबेस से चल दिए, हमने कहा डेटाबेस से चल दिए, कहां चले गए फिर वो? कर्सर के अंदर ही आ गए। तो ये जो कर्सर है ये हमारा सेलेक्ट क्वेरी के रिजल्ट को स्टोर करने वाला काम भी करता है। तो अगर मैं इसको एक सीक्वेंस में समझाऊं तो सेलेक्ट क्वेरी पहुंची कर्सर के पास, इमीडिएटली कर्सर लेके चला गया डेटाबेस में, डेटाबेस से जो जो आपने मांगा, जितने रोज मांगे वेयर के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ लाके कर्सर को दे दिया गया। कर्सर के अंदर वो सारी रिकॉर्ड्स आ गए जो आपने सेलेक्ट कमांड में मांगे थे। अब आपको एग्जीक्यूट मेथड ने क्या वापस करा, कितने रिकॉर्ड्स कर्सर के अंदर आए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे हिसाब से 10 आए होंगे क्योंकि हमने कोई वेयर तो लगा ही नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूं, मान लीजिए आर वेरिएबल में, तो आर वेरिएबल मुझे सिर्फ ये बताएगा कितनी रिकॉर्ड्स सेलेक्ट होकर कर्सर में आ गए। प्रोग्राम के पास अभी भी नहीं आए हैं, फिर सुनो, प्रोग्राम के पास अभी भी नहीं आए हैं, कर्सर में रह गए, है ना, डेटाबेस से लेकर आ गए, है ना। डेटाबेस का कनेक्शन अगर चला भी जाता है, नेटवर्क फेल हो भी जाता है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिकॉर्ड कहाँ आ गया है, कर्सर के पास आ चुका है मेरा। तो यहां पर प्रिंट कर देते हैं आर रिकॉर्ड्स उसके बाद कनेक्शन क्लोज करना है कर दो, कमिट करने की जरूरत ही नहीं। 10 रिकॉर्ड फैच। अच्छा मैं यहां लिख दूं सेलेक्ट आईडी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 6000। तो अब कर्सर को डेटाबेस जो रिकॉर्ड्स वापस करेगा सिर्फ वही रिकॉर्ड्स वापस करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो 4 6 8 होंगे, 10 तो नहीं होंगे। इस बार कितने रिकॉर्ड आए, 8 रिकॉर्ड। कितने कॉलम मांग रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सारे कॉलम मांगो, चाहे एक कॉलम मांगो चाहे 3 मांगो, उससे फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्ड्स कितने आए हैं, रोज कितनी आई हैं, ये उनकी काउंटिंग बताएगा। और इस बात का ध्यान रखना कि यहां पर जो मेरा माई सिक्वल ड्राइवर है वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, हर ड्राइवर ऐसा ही बिहेवियर शो करेगा, इस ऐसा जरूरी नहीं है। तो एग्जीक्यूट मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, माई सिक्वल ड्राइवर जो पाई माई सिक्वल ड्राइवर है इसके साथ माई सिक्वल डेटाबेस का ही जो माई सिक्वल कनेक्टर ड्राइवर है या कोई और ड्राइवर है, नहीं कह सकते कि उसका एग्जीक्यूट मेथड इंटीजर वापस करता है हर केस में। ठीक है, तो यहां कर रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मेन पॉइंट, सर वो रिकॉर्ड जो सेलेक्ट हुए थे वो मेरे पास नहीं आए, अभी वो कर्सर में रह गए। अब आपको कर्सर से रिकॉर्ड फैच करना सीखना होगा, यानी कि आपके रिकॉर्ड कर्सर में आ गए, कर्सर से अब आप फैच करिए। कैसे करेंगे उसको समझते हैं, तो विजुलाइज करेंगे समझने के लिए। 4-5 लोग कंटिन्यूअसली इन आउट इन आउट इन आउट हो रहे हैं, वजह जो भी होगी, बट इस बात को लेकर मैं श्योर हूं समझ में उनको कुछ नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो क्या बना रहे हो आप, ये मैंने कहा कर्सर बना रहे हैं, तो कर्सर को थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। ये कर्सर है, कर्सर के अंदर इंटरनली जब सेलेक्ट कमांड चलती है तो जो सेलेक्ट कमांड का डेटा है मान के चलो कि वो हमारा एक टेबलर फॉर्म में ही आ जाता है कर्सर के अंदर, है ना, समझने के लिए, जिससे कि जल्दी से हम आपको समझा पाए। और इसके अंदर उतने ही कॉलम आएंगे जितने कॉलम आपने मांगे थे। हमने 2 ही कॉलम मांगे थे, एक मांगा था एम्प्लॉय आईडी कॉलम और एक मांगा था सैलरी कॉलम। और जो रोज हैं वो आपकी आ गई होंगी, जो जो आपके वेयर क्लॉज को सेटिस्फाई करने वाली रोज हैं वो आपकी आ गई होंगी। तो इस तरह से मैंने
कर्सर को विजुलाइज कर लिया। अब ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से कनेक्शन क्लोज करने से पहले अब हम क्या करेंगे, कर्सर से कहेंगे कर्सर लाओ हमें हमारे रिकॉर्ड वापस करो। तो कर्सर बोलेगा आप मेरे ऊपर कुछ मेथड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करो, वो मेथड्स मेरे अंदर से रिकॉर्ड फैच करने वाला काम करते हैं। अब आपको एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो कि पूरी तरह नॉन टेक्निकल है लेकिन बहुत लॉजिकल है। रखने वाले ने इस ऑब्जेक्ट का नाम कर्सर ही क्यों रखा? इसका नाम कुछ और रखा जा सकता था, इसको कर्सर ही क्यों कहते हैं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये भी तो एक कर्सर ही है, ये बिलिंग कर रहा है जो यहाँ पर, ये भी तो कर्सर ही होता है। इसी तरह से अगर मैं नोटपैड में दिखाऊं तो ये भी तो एक कर्सर ही है जो बिलिंग कर रहा है हमारा यहाँ पर। तो इनको तो कर्सर कहते हैं भाई, अभी तक हम लोग ऐसे ही कहते आए। ऐसा ही हमारा इंटरनली यहाँ पर भी होता है। ये जो कर्सर ऑब्जेक्ट है, इस कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर एक कर्सर होता है। अब उसको आप कर्सर बोलो चाहे पॉइंटर बोलो। याद करो फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग में एक कहानी सुनाई थी मैंने, डिक्टो सेम कहानी चलेगी। तो इंटरनली जब कर्सर क्रिएट होता है सेलेक्ट क्वेरी के साथ, और ये जो कहानी मैं सुना रहा हूं ये सेलेक्ट कमांड से जब कर्सर के अंदर हलचल होती है उस समय की कहानी है ये, है ना, इंसर्ट डिलीट अपडेट की कहानी नहीं है। तो हमारा इंटरनली एक कर्सर क्रिएट होता है, ये मान लो वो कर्सर है ना। अब इसको आप पॉइंटर बोल दो, कर्सर बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो एक लॉजिकल पॉइंटर क्रिएट हुआ जिसको हम कर्सर बोल रहे हैं, और इस कर्सर की इनिशियल पोजीशन जस्ट बिफोर फर्स्ट रो होती है, जस्ट बिफोर फर्स्ट रो। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, डॉट 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 डॉट। तो कर्सर की इनिशियल पोजीशन कहां होगी हमारी? 0th रो पर होगी, मतलब कोई रो ही नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं जस्ट बिफोर फर्स्ट रो होगी या 0th रो पर होगी। 0th रो मतलब वो रो ही नहीं है, एक्चुअल रो फर्स्ट नंबर पे आई होगी कर्सर के अंदर। तो कर्सर के अंदर रो का हम आइडेंटिटी दे रहे हैं, पहली रो दूसरी रो कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से, 0 से नहीं करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो ऐसे करके। अब क्या है, अब हमारा कर्सर के ऊपर आप एक मेथड कॉल करते हैं जिसका नाम होता है फैच वन। अब ये जो फैच वन मेथड है ये एक रो फैच करता है, कहां से? कर्सर से। कर्सर में कहां से आई? सेलेक्ट क्वेरी चली थी तो डेटाबेस से कर्सर में आ गई सारी रोज। हम कहां से गेट कर रहे हैं? हम कर्सर से गेट कर रहे हैं। कितनी रो फैच कर रहे हो? जो आपने मेथड कॉल करा है फैच वन, किस पे करा है कॉल? कर्सर पे करा है। तो अब फैच वन एक रिकॉर्ड आपको वापस करेगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप में से बहुत लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। क्वेश्चन क्या है? कौन सा एक फैच करेगा? इसमें तो 10 रिकॉर्ड आए हैं, 8 रिकॉर्ड आए हैं, कौन सा एक? कोई सा भी एक फैच करेगा? नहीं। कर्सर जहां पर भी है, कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला जो कर्सर पॉइंटर है, ये कर्सर पॉइंटर जहां पर भी है उसकी नेक्स्ट रो फैच करेगा। तो फैच वन क्या करता है? नेक्स्ट रो फैच करता है। कहां से? जो कर्सर की इंटरनल पोजीशन है इस समय वहां से, और वो रो लाकर आपको दे देगा। अब देखो ये रो आपकी पहले वाली जो रो होगी वो आ गई होगी। तो पहली रो जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है जहां रिकॉर्ड 6000 से सैलरी 6000 से ज्यादा, वो यही है। तो ये वाली रो 2 कॉलम के साथ आईडी और सैलरी के साथ आपको मिलेगी, क्योंकि कर्सर में नेम तो आया ही नहीं है, आईडी और सैलरी आई है। अब ये चीज जब आपको मिलेगी तो कैसे मिलेगी? ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का वेरिएबल होगा? टपल। जब आप कर्सर से रो फैच करते हैं तो वो टपल बनाकर आपको दी जाती है। तो ये क्या करेगा? जो कर्सर पॉइंटर की करंट पोजीशन है उस करंट पोजीशन से नेक्स्ट रो लाकर आपको दे देगा। अगर मैं यहां पर प्रिंट करा दूं इसे, तो ये टपल में उस रो को, जो पहली रो होगी उसको लाकर दे देगा 1017600। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एस्ट्रिक लगा दूं, इसका मतलब है इस बार कर्सर में तीनों कॉलम आ गए, एम्प्लॉय आईडी भी आ गया,
एम्प्लॉय नेम भी आ गया और एम्प्लॉय की सैलरी भी आ गई। अब अगर आपने फिर से लिख दिया कर्सर डॉट फैच वन, तो कहानी वही है जो फाइल हैंडलिंग वाली थी कि जब आप फैच वन मेथड से नेक्स्ट रो फैच कर लेते हैं तो कर्सर पॉइंटर भी एक रो आगे मूव हो जाता है। तो फैच वन मेथड ने क्या करा होगा, कर्सर पॉइंटर की जो करंट पोजीशन है जो अभी यहां थी, ये अब कहां गई, इस रो पर आ गई। अब अगर किसी ने फैच वन कॉल करा तो अगली वाली ये वाली रो मिलेगी और ये कर्सर पॉइंटर यहां आ जाएगा। तो ऐसे तो सर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सारी रो फैच करनी है तो कैसे फैच करोगे, तो अभी आप एक लॉजिक सोचें और ये हो जाएगा। आपको पता है कितनी रो सेलेक्ट होकर आई है, 8, क्योंकि ऑलरेडी यहां से मुझे पता चल गया। तो आप इस कोड को एक लूप में चला दो 8 बार, सारी रोज आपके पास आ जाएंगी। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बताया कि हमेशा एग्जीक्यूट मेथड हर ड्राइवर के साथ काउंटिंग रिटर्न नहीं करता। अगर आप ऐसे ड्राइवर का यूज करते हैं जिसमें एग्जीक्यूट मेथड काउंटिंग नहीं देता तो लूप कितनी बार चलाओगे, फिर ये तो बड़ी समस्या आ जाएगी फिर हमारी। तो उसके लिए फिर अलग सॉल्यूशन दिएगा। अब इसको मैं हटा रहा हूं इस डायग्राम को। तो हमसे कहा गया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कर्सर से आप कहेंगे कि भाई एक बार में मल्टीपल रोज फैच कर लो। तो फैच मैनी मेथड है कर्सर के अंदर। तो कर्सर का जो फैच मैनी मेथड है ये क्या करेगा, आपसे पूछेगा कितनी, हमने कहा 3 रो ले आओ। फिर आपसे नहीं पूछेगा कौन सी 3 रो, इंटरनली जो कर्सर पॉइंटर जहां पर है, जिस रो पर है, उसके आगे की 3 रो लेकर आएगा। हर रो एक टपल होगी। तो इस बार आपको 3 टपल मिल रही हैं। वो 3 टपल भी किसी में रखकर मिलेंगी। किस में रखकर मिलेंगी, ड्राइवर टू ड्राइवर वेरी करेगा। किसी ड्राइवर में लिस्ट में रखकर मिलती हैं, किसी ड्राइवर में टपल में रखकर ही मिल जाती हैं। बस इन्हीं दोनों में रखकर मिलती हैं, साइड में रखकर कोई नहीं देता। तो इस बार आपको मल्टीपल रोज मिलेंगी और ये हमारा एक लिस्ट होगी या एक टपल होगी जिसके अंदर हमारी हर रो जो टपल से रिप्रेजेंट होती है वो रखी गई होगी। टपल में आ गई। हो सकता है माइस्क्ल कनेक्टर इसको लिस्ट में ला कर दे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी रोज लाकर दे रहा है। कितनी बची अभी, 1 2 3 4 5 आ गए। चलो और भी सीख। अब कर्सर क्या कहता है, मेरे अंदर एक और मेथड है और उस मेथड का नाम है फैच ऑल। आपसे नहीं पूछेंगे कितनी रोज फैच करनी है, ये क्या करेगा, जितनी भी बची हैं। अब देखो नाम इसका कुछ और है और काम इसका कुछ और है। आपको लगता है ऑल, ऑल का मतलब सब। सब कौन सी सब, जो कर्सर पॉइंटर के बाद बची हैं वो सब। ध्यान रखना जितने भी ये फैच वाले मेथड हैं कर्सर पॉइंटर की नेक्स्ट पोजीशन पे काम करते हैं, है ना। तो इस समय तक आपका कर्सर पॉइंटर कहां गया है, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं रो पर आ गया होगा। अब फैच ऑल छठी रो से लेकर लास्ट तक सारी रोज फैच करने वाला काम करेगा। तो यहां पर अब जो बची कुची जितनी रोज हैं वो सब आपकी आ जाएंगी। चलो, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि अच्छा अब कर्सर कहां आ गया, लास्ट रो पर आ गया। अब एक रो और दे दो मुझे। तो अब कर्सर पहुंच गया लास्ट रो पर, उसके बाद कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो क्या लाकर ये देगा, ड्राइवर डिपेंडेंट। बहुत से ड्राइवर में ये एक्सेप्शन आ जाएगी कि भाई कर्सर जहां पहुंच चुका है उसके आगे कुछ नहीं है। और बहुत से ड्राइवर क्या बोलेंगे, टप्पल ही तो देनी है, एक एम्प्टी टप्पल दे देते हैं, एरर क्यों दें। अब डिपेंड करता है कि ड्राइवर हमारा क्या रिटर्न कर रहा है। तीसरा ही आउटपुट दिया नन। इसका मतलब है कि आपका कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर जो कर्सर पॉइंटर है वो जिस जगह पर है उस जगह से आगे कोई रो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलो एक और तरीका, ये जो कर्सर ऑब्जेक्ट है ये कहता है कि मैं इटरेबल हूं। इटरेबल का मतलब है कि जैसे आप फॉर लूप में यूज करते हो, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन लिस्ट, फॉर आई इन टपल, इसी तरह से
कर्सर भी इटरेबल है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर लूप में कर्सर ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। आपको कोई फैच वन, फैच मैनी, फैच ऑल मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब आप फॉर लूप में कर्सर ऑब्जेक्ट देते हैं तो एक एक रो ये अपने आप नेविगेट कर लाता है। सबसे आसान, सबसे बढ़िया तरीका, एक एक रो अपने आप यहां पर आ जाएगी। अब आप चाहते हो सर ये जो ब्रैकेट टपल के आ रहे हैं ये ना आए, क्योंकि देखो ये तो फैक्ट है कि जब आप कर्सर से एक एक रो फैच कर रहे हैं, इंटरनली फैच वन मेथड चल रहा होगा एक एक करके, है ना, तो वो टपल में ला कर देगा। अगर सोचो आप जानते हैं कि कर्सर से एक एक रो जब फैच करी जाएगी तो वो टपल में आएगी, और उस टपल में तीनों कॉलम आ रहे हैं क्योंकि आपने तीनों कॉलम मांगे हैं, तो आप ऐसे दिखा दो, जीरो इंडेक्स का कॉलम, फर्स्ट इंडेक्स का कॉलम। देखने वाले को वो जो स्क्वायर ब्रैकेट ये जो दिख रहे थे ना पैरेंथेसिस, ये नजर नहीं आएंगे। ये देखो, हमने कहा इसको थोड़ा और अच्छा कर दो। अच्छा कैसे कर दो, हमने कहा एक काम करो, यहाँ पर प्रिंट के अंदर यहाँ लिख दो, सबसे पहले आपका क्या है, हमने कहा एम्प्लॉय आईडी, यहाँ लिख दो एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद टैब स्पेस लगा दो, टैब स्पेस के बाद यहाँ लिख दो नेम, फिर टैब स्पेस लगा दो, फिर लिख दो सैलरी। और ये जो प्रिंट फंक्शन है जब इन तीनों को प्रिंट कर रहा है, इनका सेपरेटर स्पेस की जगह क्या कर दो, इनका सेपरेटर कर दो बैकस्लैश। और अच्छा कर देते हैं, ये जो प्रिंट फंक्शन है, इस प्रिंट फंक्शन के बाद एक डैश लाइन बना देते हैं जिससे कि और देखने में सही लगेगा। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप रन टाइम पर यूजर से पूछें कि बताओ भाई किस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं या क्या आपकी क्वेरी है, तो आप रन टाइम पर क्वेरी लेकर भी प्रोग्राम में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेलेक्ट क्वेरी का कॉन्सेप्ट हो जाता है। हाँ भाई बताओ क्या क्या क्वेश्चन है, किन्हें किन्हें पूछने पूछो।